स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। चंडीगढ़ में अपने ही घर पर एक आईपीएस ऑफिसर ने खुद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। घटना उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त उनकी छोटी बेटी यानी 17 साल की बेटी उस घर में मौजूद थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगती और इस तरह से आईपीएस ऑफिसर ने खुद को शूट किया, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जब बेटी पहुंचती है तो देखती है कि खून से लथपथ उनके पिता वहां सोफे पर पड़े हुए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अब तक के तफ्तीश में क्या पता चला है, एफएसएल टीम वहां पर पहुंची है, उन्हें क्या मिला है, और इतना ही नहीं, वहां पर एक विल बरामद की गई है और इसके साथ ही 9 पन्नों के एक नोट बरामद किए गए हैं जिसमें कई आईपीएस और बड़े ऑफिसर्स के नाम उसमें लिखे गए हैं। और हो न हो आगे आने वाले टाइम में ये सामने आएगा कि आखिर वाई पूरन कुमार ने अपनी ही हत्या या फिर अपने ही हाथ से अपनी जान क्यों ली थी। ये तमाम वजहें हो सकता है कि उस 9 पन्नों में लिखा गया हो। इस वीडियो में बात करेंगे कि उनसे रिलेटेड, क्योंकि वाई पूरन कुमार जो है एक आउटस्पोकन ऑफिसर बताए जा रहे हैं। ऐसे में इतना गंभीर स्टेप या फिर इतना बोल्ड स्टेप उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। हाल ही में उन्हें लेकर एक केस सामने आया था ब्राइबरी का, जिसमें शराब कारोबारी है, उसने आरोप लगाए थे उनके साथ रहने वाले सुशील कुमार पर कि वो उससे वसूली के लिए 2 से 2.5 लाख पर मंथ की डिमांड करते थे और इनका लिंक जो था वो वाई पूरन कुमार से जुड़ा हुआ था। इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में जो सुशील कुमार है उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद आने वाले टाइम में वाई पूरन कुमार से हो सकता है पूछताछ होती। ऐसा अभी तक का जो रिपोर्ट है वो सामने आ रहा है। हरियाणा के जो एक आला ऑफिसर है उनके थ्रू ये खबर आज सामने आती है कि एक ब्राइबरी का केस था शराब कारोबारी से, उसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइबरी का केस था या फिर आउटस्पोकन जो वाई पूरन कुमार है उनकी जो पीछे की कहानी अगर हम 1-2 साल पीछे लेके जाते हैं तो कई ऐसे केसेस वो किए थे जिनमें एक तो फॉर्मर डीजीपी जो है मनोज यादव, उनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगा दिया था। इसके साथ ही 2008 की बात करें, 2024 की बात करें या फिर हाल फिलहाल में कई ऐसे समय आए हैं जिसमें पूरन कुमार ने लगातार अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाया था। और इतना ही नहीं, अगर उस ऑफिस में किसी के साथ गलत होता था तो इसके बावजूद पूरन कुमार जाते थे और उसके अगेंस्ट वो बोलते थे। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्राइबरी को लेकर इस तरह से इतना बोल्ड स्टेप उठाया गया या फिर कहानी कुछ और है? अभी तक के जो जांच में है उस पर बात करते हैं और उन तमाम 3 केसों के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर क्या था। अब लिए चलते हैं आपको साल 2008 में। साल 2008 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसमें इन्होंने अपना कंप्लेंट दायर किया था। कंप्लेंट इस प्रकार था कि इन्हें हैरास किया जाता है सीनियर आईपीएस ऑफिसर के द्वारा, जिसे लेकर इन्होंने वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद साल 2024 में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं लोकसभा पोल्स के, उन्हें लेकर इन्होंने बायस होने का आरोप लगाया था कि दलित ऑफिसर जो होते हैं उन्हें लेकर ये बायस्ड होते हैं, जिसे लेकर ये अपना कंप्लेंट दायर किए थे। इसके बाद हरियाणा असेंबली पोस्ट जब था तो उस टाइम पे भी इन्होंने कंप्लेंट किया था इलेक्शन कमीशन में, और एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो गवर्निंग पार्टी जो था उसके फेवर में काम कर रहे थे। इसका इन्होंने बकायदा वहां पर कंप्लेंट दायर किया था। ये करप्शन के केस में इनका नाम अभी सामने आता है सुशील को लेकर, क्योंकि सुशील जो है वो एक्सएमटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। तो सुशील ने जब उसका ऑडियो सामने आता है, ऐसा पुलिस का दावा है कि उनके पास तमाम तरह के एविडेंस है, जिसमें एक ऑडियो सामने आया है शराब कारोबारी से जो बातचीत हुई है उसमें साफ साफ सुशील द्वारा कहा जा रहा है कि वो जो आईजी है यानी वाई पूरन कुमार, उनके कहने पर 2 से 2.5 लाख की डिमांड करता है और शराब कारोबारी से वो मांगने गया था। इस पूरे मामले पर शराब कारोबारी का बाइट भी सामने आया है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, अपडेट वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सीएफएसएल टीम अभी अंदर ही मौजूद है। बॉडी को हमने मॉर्चरी में मूव कर दिया, हॉस्पिटल में चली गई है। सीएफएसएल टीम अभी सीजर कर रही है और उनकी कार्रवाई चल रही है।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और हमारे एसएचओ अंदर ही मौजूद हैं और जैसे ही सारा प्रोसेस पूरा होगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। मैम गोली किस जगह मारी, मैम गोली किस जगह मारी गई है? लगी, कहाँ लगी गोली, इसके बारे में बता दीजिए। इंजरी उनके हेड पे है और जो अभी सारी डिटेल्स मैं बता दूंगी आपको, हम धीरे धीरे आपको नोट में के जैसे कि मैं दोबारा फिर वही बता रही हूँ कि अभी चल रही है कार्रवाई अंदर और सीएफएसएल टीम अभी अंदर मौजूद है। जो सीज होगा जो होगा हम आपको थ्रू फॉर्मल चैनल कम्युनिकेट कर देंगे। वो अभी पता कर रहे हैं जी, वो सारा हमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा, सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बारे में आपको बता देंगे। अब बात कर लेते हैं 3 अगस्त साल 2020 से लेकर 2024 तक के जो कंप्लेंट थे उनमें सीएम के खिलाफ भी कंप्लेंट थे। इसके साथ ही कई ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स जो थे उनके खिलाफ भी वाई पूरन कुमार ने कंप्लेंट दायर किया था। इनमें पूर्व डीजीपी मनोज यादव है, एसपी अंबाला के खिलाफ और किसी मंदिर विवाद को लेकर भी इन्होंने अपना कंप्लेंट दायर किया था। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 10 से 12 कंप्लेंट इन्होंने दर्ज कराई थी, जिसमें 8 से 10 तो केवल आईपीएस ऑफिसर्स है। इसके साथ ही जो इनके घर से आखिरी समय में नोट बरामद किया गया है उसमें भी बताया जा रहा है कि 3 सीनियर ऑफिसर्स के नाम है, जिसमें से 2 रिटायर्ड बताए जा रहे हैं और एक जो है अभी सर्विंग ऑफिसर है। यानी आने वाले टाइम में हो सकता है इनकी खुद की जान लेने के पीछे जो थियोरी है, जो कहानी है, उस नोट में वो लिख के गए हैं। अब आने वाले टाइम में पुलिस बताएगी कि आखिर किस वजह से वाई पूरन कुमार ने खुद की जान ली। क्या वो करप्शन का केस था, क्या वो आउटस्पोकन थे, इसकी वजह से उन्हें भरपाई करनी पड़ी, या फिर क्योंकि बाकायदा उन्होंने प्लानिंग के तहत ये सब चीजें की थी। गनमैन से जाकर उन्होंने पिस्टल लिया, 1 बजे की बात है, 7 अक्टूबर यानी दिन दहाड़े ये वारदात हुई है, 1 से 1:30 बजे के बीच में बताई जा रही है। 1 बजे वो लेकर आते हैं वहां से पिस्टल और इसके बाद जाते हैं बेसमेंट में जहां पर उनका ऑफिस था, वहां पर बैठते हैं, तमाम तरह की चीजें जो उनको नोट था, बिल था, वो रखते हैं और इसके बाद खुद की जान वहां पर ले लेते हैं। बता दें कि इनकी जो वाइफ है वो एक आईएएस ऑफिसर है, अमनीत कुमार और उनकी 2 डॉटर थी। इनमें छोटी डॉटर जो थी वो घर में मौजूद थी जिस वक्त इस तरह से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया था। अब वाइफ की अगर बात कर ले तो वो है सेक्रेटरी, हरियाणा सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो कार्यरत है। इसके साथ ही इन दिनों यानी 7 अक्टूबर को उनके हस्बैंड ने खुद से अपनी जान ले ली थी। उस दरमियान वो जापान में थी और हरियाणा के जो सीएम हैं उनके साथ डेलीगेशन के लिए वो गई थी और इस दरमियान उन्हें खबर मिलती है कि उनके पति ने अपनी जान ले ली है। बेसमेंट में ये चीज़ें होती है और शराब कारोबारी ने जिस तरह से आरोप लगाया उसे लेकर भी अब जांच चल रही है, क्योंकि वो अलग एफआईआर दर्ज है और उस केस, क्योंकि वो वाई पूरन कुमार के खिलाफ केस है तो उसकी अलग जांच हो रही है। इसके साथ ही वाई पूरन कुमार की अगर कुंडली की बात करें तो वो तमाम ऐसे केस उन्होंने दायर किए हैं जिसमें चाहे फॉर्मर डीजीपी की बात कर लूँ, चाहे फिर आईपीएस या कई ऐसे बड़े आला ऑफिसर है जिन्हें लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कहानी इसी की थी या फिर इस केस में अभी आने वाले टाइम में कुछ और भी सामने आएगा? आपको बता दें कि 29 सितंबर को गवर्नमेंट ने इनका ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि ये आईजी ऑफ रोहतक थे और इसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आईजी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी पीटीसी सुनेरिया में। अब वहाँ पर इस ट्रांसफ़र को इस नज़र से देखा जा रहा था कि डिमोशन टाइप में जो चीज़ें होती है कि आप एक अपर पोस्ट पे हो लेकिन आपको वहाँ से लाकर उससे नीचे पोस्ट पे कर दिया जाता है। इस ट्रांसफ़र को इसी नज़र से वो देखते थे और आज यानी 8 अक्टूबर को इनको ज्वाइन करना था, लेकिन एक दिन पहले ये खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेते हैं और इस तरह से चले जाते हैं अपने पीछे 8 और 9 पन्नों का नोट लिखकर, जिसमें इनकी जो वजह है उसे लिखने की आशंका जताई जा रही है। और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि आखिरकार वाई पूरन कुमार ने इस तरह से अपनी जान क्यों ली, इसकी वजहों की अगर तलाश करें तो हो सकता है आने वाले टाइम में पता चले कि उन पन्नों पर लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि एडीजीपी जो वाई पूरन कुमार है वो थे कौन और वो किस बैच के आईपीएस ऑफिसर बने थे। तो आपको बता दें कि साल 2001 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर थे, आंध्रा के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के, और इस वक्त उनकी उम्र जो बताई जा रही है वो 52 साल थी। आउटस्पोकन थे और ये अगर एजुकेशन की हम बात कर ले तो बी किए हुए थे कंप्यूटर साइंस में और ये IIM अहमदाबाद के एल्यूमिनाई भी बताए जा रहे हैं। इस तरह से एक टैलेंटेड, होनहार और आउटस्पोकन ऑफिसर ने आखिर अपने बेसमेंट में जाकर
अपने गनमैन का जो पिस्टल होता है उसे लाकर और इस तरह से खुद की जान ले ली। इसके पीछे कहानी क्या थी? क्या इन्हें टॉर्चर किया जा रहा था? क्या इन पर दबाव बनाया जा रहा था? क्या इन पर दबाव ये था कि केस वापस ले ले? क्या ये इस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, ये वजह थी, या फिर कहानी कुछ और थी? शराब कारोबारी ने जो एलिगेशंस लगाए थे उसमें कितनी सच्चाई है? जो ऑडियो या फिर जो एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? और जिस तरह से इन्हें आईजी रोहतक से लाकर इनको ट्रेनिंग सेंटर में बनाया जाता है ऑफिसर, तो क्या वजह ये थी या फिर कहानी कुछ और है? फिलहाल ये ऑनगोइंग इंट्रोगेशन है, जांच पड़ताल चल रही है। आगे आने वाले टाइम में जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।